बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी हमारा लेसन 2.2 एवल्यूटिंग कंप्यूटेशनल सॉल्यूशंस। देखिए, सबसे पहले हमने कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखना है कि ऑलरेडी पिछली क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया है कि कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर के ऊपर हमने बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, कोई ऐप बनानी है, हमने कोई डेटाबेस का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने जहन में एक खाका तैयार करते हैं कि जिसे हम कहते हैं ये क्या है जी, हमारे पास कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन है। अब वो जो खाका हमने डिफ़ाइन किया हुआ है उसे फिर हमने ये देखा है कि उसको हमने एवल्यूट किया है कि आया ये जो हमने इससे रिज़ल्ट निकाला है ये रिज़ल्ट हमारा ठीक होगा या कि गलत होगा। यानी अगर सपोज़ करें कि एक हमने कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया है, तो प्रोग्राम है आपने कैलकुलेटर का बनाया है, तो आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ये देखेंगे कि 2+2 वो 4 कर रहा है, कहीं पे वो गलत तो नहीं कर रहा है जी। तो इस चीज़ को एवल्यूट करने के लिए हमने जो है ना वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिन्हें हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो डेफिनेशन हम करेंगे वो ये करेंगे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप जस्ट लाइक कंप्यूटर डज यूजिंग लॉजिक, पैटर्न एंड डेटा। यानी अब प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करना है वो वही करना है कि जिस तरीके से कंप्यूटर जो है लॉजिक के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, डाटा इनपुट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता है। तो हमने वही स्टेप्स जो है ना उन्हें यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को जो है उसके जो टास्क है हमारा उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो पिलर्स हैं उन्हें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। डिकम्पोजिशन है, पैटर्न रिकग्निशन है, एब्स्ट्रक्शन है, एल्गोरिथम डिज़ाइन वगैरह है। सिंपली हम ये कहेंगे कि डिकम्पोजिशन में क्या हो जाता था कि बड़ी प्रॉब्लम को हमने छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया है। पैटर्न रिकग्निशन में हमने जो है ना सैंपल में से, पॉपुलेशन में से सैंपल जो एक जैसे हैं पैटर्न है उन्हें अलहदा किया है और फिर ट्रेंड हमने देखा था कि वो ट्रेंड किधर जा रहा है। और इसी के लिए एब्स्ट्रक्शन में हमने ये फोकस किया था कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसे हमने वो एब्स्ट्रैक्ट किया था, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को हमने जो है ना उसे कंसिडर नहीं किया था। एल्गोरिथम डिज़ाइन में हमने डेवलप किया था स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हें हमने कंसिडर किया था। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन को आसान अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी मसले को हल करने के लिए एल्गोरिथम या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो बाद में हमें देखना होता है कि ये कितना एफिशिएंट, एक्यूरेट और फास्ट है। इस अमल को एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल भी लेते हैं और हमें इस एग्जांपल से ये पता चलेगा कि ये जो हमने चेक किया है, जो इसे एवल्यूट किया है, क्या ये सही नतीजा देता है, कम वक्त लेता है और मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसे कम इस्तेमाल करता है। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं हम कि सपोज करें कि हमने 1000 जो हैं नंबर्स हैं इनकी एवरेज जो है ना वो फाइंड आउट करनी थी। तो अब सही जवाब ये प्रोग्राम दे रहा है हमें अब या कि नहीं दे रहा है। तो हमने डिफरेंट एल्गोरिथम जो बनाए हैं, अब उनमें हम जब वैल्यू इनपुट करेंगे एक प्रोग्राम जो है हमें जस्ट 1 सेकेंड विद इन सेकेंड जो है ना आंसर दे देता है और दूसरा जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम ये देखेंगे कि जिस प्रोग्राम ने हमें जो है ना क्विक आंसर दिया है वो हमारा क्या हुआ है, बेस्ट सोल्यूशन हुआ है। तो आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम मसले को कितनी खूबी, तेज़ी और दुरुस्ती के साथ हल करता है जी। तो ये था जी हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो एवोल्यूशन है ये हम क्यों करते हैं जी, तो मेन मकसद इसका यही है जी कि जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है आया वो करेक्ट है, आया वो क्लैरिटी है, उसमें एफिशिएंसी है या कि नहीं है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, एवल्यूट करते हैं जी। अब हमने जो है कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन का जो है वो जो रिज़ल्ट है हमारा उसे हमने एक क्राइटेरिया के ऊपर रखना है कि आया ये जो हमें आउटपुट मिल रही है ये करेक्ट है या कि रॉन्ग है जी। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है वो है जी करेक्टनेस। एन एल्गोरिथम इज कंसिडर करेक्ट इफ इट जनरेट्स द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर ऑल वैलिड इनपुट्स।
यानी कि एक सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन उस वक्त होगा कि जब इसे तमाम जो हम इनपुट की वैल्यूज़ दे रहे हों वो उनके साथ से हमें रिज़ल्ट जो है वो क्या दे दे, एक्यूरेट दे दे। तो जो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल आपको दी है जी कि हम 2+2 करते हैं तो इसे इनपुट के साथ 4 होना चाहिए, और इसी तरीके से हमने अगर 4+3 करते हैं तो इसे 7 इनपुट देना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल केसेस हैं जिसके थ्रू हम जो है ना इसे चेक कर सकते हैं। तो एक है नॉर्मल इनपुट के थ्रू और दूसरा है एज केसेस। नॉर्मल इनपुट का तो मतलब ये है जी कि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी है कि जिसमें हमने वैल्यूज़ को 2+2 को किया है और 3+4 को किया है, ये होगी हमारी नॉर्मल वैल्यूज़। एजिस में क्या होता है कि आप एक दूसरी वैल्यू जो है ना कोई अरे में एम्प्टी दे दें या डुप्लीकेट वैल्यूज़ दे दें, या आप उसकी वैल्यू को जो है ना वो 2 टाइम एंटर करें ताकि वो जो एक नॉर्मल इनपुट है वो उसकी इनपुट ना हो बल्कि उसका बिहेवियर जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो। तो उसके ऊपर आप चेक करेंगे कि आया ये रिज़ल्ट आपको करेक्ट दे रहा है या कि नहीं। अगर उस सूरत में वो करेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है, एच वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू इनपुट करना जो आम तौर पर नॉर्मल हालात में या यूज़र जो है ना वो उसे इनपुट नहीं करता है। तो आपने वो इनपुट लेना है जो जिसमें ये हो जी कि 1000 में 500 में 100 टाइम्स में कोई एक आध यूज़र जो है ना वो वैल्यू इनपुट करे। तो आपने अपने सिस्टम को देखना होता है कि वो उसके ऊपर जो है वो रिज़ल्ट करेक्ट दे रहा है या कि नहीं दे रहा है। इसके थ्रू हम इस तरीके से इसे क्या करेंगे, एवेल्यूट करेंगे जी। अब जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है जी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूजिंग बबल सॉर्ट, कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अनसॉर्टेड है। इन्हें बबल सॉर्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता था और फिर यही सेम पैटर्न हम यूज़ करते थे। इसके थ्रू हमने देखना है कि ये आउटपुट हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर ये आउटपुट हमें मिल रही है इसका मतलब ये हुआ कि ये इसने हमारा टेस्ट को क्या कर दिया है, एक्यूरेट तरीके से ये परफॉर्म किया है और ये टेस्ट को फुलफ़िल कर दिया है जी। इसी में हम क्या करेंगे, एज केस में क्या करेंगे कि अरे में हम एम्प्टी वैल्यूज़ इंटर कर देंगे या हम ये कर देंगे कि वैल्यूज़ को रिपीट कर देंगे, और फिर अगर ये हमें रिज़ल्ट जो है ना वो करेक्ट देता है तो हम कहेंगे कि इसने टेस्ट को फुलफ़िल किया है जी। इसी तरीके से सेकंड हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिथम यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में क्या होता है जी कि हमने इंडेक्स में कोई सर्च करनी है तो आपका गिवन जो अरे है इसमें हमने सर्चिंग करनी है। सपोज करें कि हमने 3 को सर्च करना है तो हम ये देखेंगे कि इस की के साथ पहले 1 को मैच करेंगे, 2 को करेंगे और फिर 3rd के साथ हम इसे मैच करेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है ना वो मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट हमारा क्या हो गया है जी, एक्यूरेट हो गया है। अब इसने अगर 3 को हम सर्च कर रहे हैं तो इसने इंडेक्स 2 करना है। इंडेक्स 2 इसलिए करना है जी को जो अरे का नाम सपोज करें ये अरे ही है या ए है, तो ये इसकी जो पहली वैल्यू है 0, ये 1 है, और 2 इंडेक्स जो है 1 इंडेक्स जो है वो 2 है, और ये 2 इंडेक्स जो है ये क्या है जी 3 है। तो हमने यहाँ पे भी यही कहा है कि 2 इंडेक्स 3 है, तो ये इसे क्या आना चाहिए, इंडेक्स 2 की वैल्यू इसे शो करनी चाहिए जी। अगर इंडेक्सिंग हमारी क्या है जी 0 से स्टार्ट हो रही है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सर्च को हम क्या कर सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इन्हें जो है डाटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, और इसमें एच बेसिस के ऊपर ऑलरेडी जैसे आपको बता चुका हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हम इसे चेक कर सकते हैं जी। क्लैरिटी, an algorithm is clear if its steps are logically structured and easily understandable। यानी जब हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन का तज्ज़िया करते हैं तो हमें ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि हमारा तज्ज़िया वाज़िया, मंतकी और समझने में आसान हो। क्लैरिटी इन एवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी हाल को परखें तो वो साफ़, काबिल फ़हम और ठोस बुनियादों पर मबनी हो। रिज़ल्ट हमारा वाज़ह होना चाहिए, क्राइटेरिया वाज़ह होना चाहिए, और जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अब हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें हमने फैक्टोरियल जो है ना
वो फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल जो है पाइथन के प्रोग्राम हम बनाते हैं, फैक्टोरियल का आपको पता है जी कि आपने 5 × 4 × 3 × 1 जो है ये 5 का फैक्टोरियल है। तो सपोज़ करें कि एक हमने इसमें प्रोग्राम ये लिखा है, इसमें हमने डिफ़ाइन किया है फैक्टोरियल का फंक्शन, और इसमें हमने कंसिडर किया है जी कंडीशन के जब तक n में वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ जाती तो रिटर्न 1 करता जाए, फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे फंक्शन में n में से एक वैल्यू कम होती जैसी जाएगी, जैसे 5 है, फिर 4 है, 3 है, तो ये फंक्शन रिपीट होता जाएगा और इसी नंबर के साथ उसे वो करता जाएगा, और लास्ट में जो वैल्यू वो रिटर्न कर देगा वो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जी कि अगर ये वैल्यू है तो हमने कहा है कि अगर क्या करें, फंक्शन को फाइंड करें, रिटर्न 1 करें इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, और एल्स की केस में वो क्या करे, इन्हें वैल्यूज़ को वो क्या करता रहे, मल्टीप्लाई दोबारा करता रहे जी। तो ये वाला काम जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, वही काम है, और इसको हमने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया है। अब एक ही प्रोग्राम को हमने 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है ना उसे सॉल्व किया है। और ये कह रहा है जी कि जो फर्स्ट हमारा पास ये वाला प्रोग्राम है ये इजी है इसे समझना। क्यों इसे इजी है समझना, क्या उसे कहते हैं कि इजी रीडेबल भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है, और जो फंक्शन नेम है फैक्टोरियल वो रिप्रेजेंट कर रहा है विद लॉजिक जो है ना उसके इनसाइड में। तो इसलिए इस प्रोग्राम को आसानी के साथ क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है जी। और केस 2 जो है ये बिट डिफ़िकल्ट है जी। नेक्स्ट है जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मुराद ये होता है जी कि हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूज कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मेमोरी। कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक प्रोग्राम हमने बनाया है एवरेज वाला, और उसमें एल्गोरिथम हमने उसे डिफरेंट टाइप्स के साथ वो सॉल्व किया है, या जैसे ये फैक्टोरियल वाला हमने प्रोग्राम बनाया है। अब इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कौन सा जो मेथड है वो कम ले रहा है, और साथ ही ये है कि रिज़ल्ट हमें कौन सा जो है ना वो बेहतर दे रहा है। तो ये फिर हम इसके इन के ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर लेके इसकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे जी। देखें इसमें हमने जस्ट ये चेकआउट करना है कि एक एल्गोरिथम जो है जो हमने डिज़ाइन किया है वो प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है कि उसकी बेस्ट जो परफॉर्मेंस हो वो किसी भी टास्क के लिए। तो एक वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, और इसे बेस्ट करने के लिए हमने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। तो ये इस टॉपिक में जो है ना हमने डिस्कस करना है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी में मतलब ये है जी कि एक एल्गोरिथम जो है वो जो हमने डिज़ाइन किया है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, मशीन के ऊपर। एल्गोरिथम हमने उसे जनरली डिज़ाइन करते हैं तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो कितना टाइम लेगा उसकी प्रिडिक्शन हम करेंगे। सेकेंडली ये है स्पेस में हम क्या होगा कि मेमोरी कितनी वो यूटिलाइज़ कर रहा होगा, कि जो वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्रोग्राम में उसका एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किया है, उसे एक मशीन पे हम रन करते हैं, उसके स्पेक्स हो रहे हैं या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, तो इनकी जो टाइमिंग है या आउटपुट है उसमें क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, टाइम के ऊपर, वेरिएबल्स जो इनपुट कर रहे हैं उनके ऊपर कैसे ये डिपेंड कर रहा है, इन तमाम चीज़ों। यानी सिंपल ये है जी कि इस एक्सरसाइज के बाद हमें जो एडवांटेज होगा, जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि बेस्ट जो हमारे पास वे होगा जो इस काम को, इस प्रोग्राम को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाने के लिए या टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो एल्गोरिथम कौन सा होगा उसे हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें आज में हमने डिस्कस करनी है। तो इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं जी कि अगर हमने ट्रैवलिंग करनी है फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर, हमारे पास कितने डिफरेंट वेज़ हैं और सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, ये हम एल्गोरिथम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करानी है तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं नंबर ऑफ़ जो हैं लेबर वो इंक्रीज़ करता जाता हूँ जी, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो भी क्या होता जाएगा,
जल्दी होता जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ जो है ना वो समझते हैं कि जी सपोज़ करें जी कि मैंने ये एक घर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मेरे पास जो है ना मैं उससे बात करता हूँ एजेंट से, तो वो ये कहता है जी कि बिल्डर से बात करता हूँ, वो कहता है जी कि आपको मिनिमम जो है वो 100 जो है ना वो लेबर चाहिए और ये 30 डेज़ में जो है ना ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगर मैंने जल्दी इसे कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि लेबर को मैं डबल कर देता हूँ। 100 के बजाय अगर मैं 200 कर दूँ तो डेज़ हमारे जो हैं ये 30 से कम होके कितने पे आ जाएंगे, 15 डेज़ पे जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि लेबर जो है या जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है लेबर के ऊपर। तो इसी तरीके से एल्गोरिदम में भी यही बात होती है जी कि आपकी जो इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी कि अगर आपने इनपुट में दो नंबर दिए हैं ए और बी, आपने नंबर दे दिए हैं, दो इनपुट में नंबर दिए हैं वेरिएबल ए और बी, और उसने क्या कर दिया है रिज़ल्ट में उसने या रिटर्न कर दिया है या टोटल उसने वो कर दिया है ए प्लस बी को। तो ये कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स और फिर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स उसने कितने वो करने हैं, यही चीज़ें जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी चीज़ें जो है ना हमने आज के लेसन में डिस्कस करनी है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीज एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा ग्रोज। अब वो कहता है जी कि अगर डाटा ज़्यादा होता जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका उसके ऊपर क्या रिज़ल्ट होगा। यानी जैसे हमने ये किया है जी कि नंबर ऑफ़ लेबर्स जो है ना वो इंक्रीज़ किए हैं तो डेज़ जो है ना हमारे कम हो गए। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसी को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिथम परफॉर्म व्हेन डीलिंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि अगर यही डाटा जो है ना एक घर की निस्बत हमने 1000 जो है ना वो घर जो है ना वो बनाने, तो फिर उस सूरत में जो है ना वो क्या होगा, क्या किस तरीके से एल्गोरिथम काम करेगा, कितना टाइम चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर वो डिपेंड कर रही हैं, इसके टाइम के ऊपर और किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कंसिडर अ टास्क ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, के कोई नंबर्स हैं हमारे पास, उनकी लिस्ट को हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। इफ़ द लिस्ट कंटेन्स ओनली अ फ्यू numbers, the task might be quick. However, a volume of numbers increases the time required to sort them, also increases this complexity, allow us to predict how this runtime scales with the input size. अब वो कहता है जी कि कुछ नंबर्स हैं उन्हें हमने सॉर्ट करना है, 3 है, 7 है, 5 है, 8 है, 17 है। अब ये देखें कि 2 2 4 और एक 5, इन अगर 5 नंबर्स को अगर हमने सॉर्ट करना है तो ये बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर यही लिस्ट 5 से 5000 की हो जाए तो उसके लिए हमें जो एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा और जिस तरीके से वो इसे कंपेयर करेगा दो वैल्यूज़ को, फिर जो बड़ी बड़ी वैल्यू है, सॉर्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं आपको पता ही है, तो उसमें से जो भी मेथड हम वो लगाएं लेकिन वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जी, जब कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि वो एल्गोरिथम कितनी तेज़ी से क्विकली काम करेगा। अगर इनपुट का साइज़ डाटा बड़ा हो जाए तो क्या वो अब भी उसी वक्त में उसे सॉल्व करेगा या स्लो हो जाएगा या उसको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ये जो टाइम कंज्यूम कर रहा है ये कम या ज़्यादा, इसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम को चलने में कितना वक्त लगेगा इसके इनपुट के साइज़ पे डिपेंड करता है। यानी अगर डाटा कम है तो शायद प्रोग्राम तेज़ हो, लेकिन जैसे जैसे डाटा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे हमने सॉर्टिंग वाली एग्जांपल देखी है कि 5 नंबर्स को सॉर्ट करना है तो क्विकली हो जाएगा, बड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन यही लिस्ट अगर 5000 पे चली जाए या 50000 पे चली जाए तो इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिग ओ नोटेशन।
Big O notation is a mathematical way to describe the time complexity of an algorithm. कि एक algorithm ने कितना टाइम कंज्यूम करना है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. अब मैथमेटिकली जो है हमने इसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम बिग ओ की नोटेशन को यूज़ करेंगे. इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द टाइम एंड algorithm विल टेक टू कंप्लीट एज द इनपुट साइज ग्रोस. अब वो कहता है जी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या इनपुट्स आप इंक्रीज़ करते जाएं तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वो यूटिलाइज टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना यूटिलाइज़ करेगा उसे हमने चेक करना है. मैक्सिमम टाइम से क्या मुराद है उसे एक्सप्लेन करते हैं. अब मैंने जो एक अपना घर बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो मुझे बिल्डर कहता है जी कि इट विल टेक 30 डेज़. तो मैं कहता हूँ जी कि ओके गो हैड, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ दिनों के बाद इस काम को शुरू करूँ तो वो कहता है जी कि उस वक्त जो टाइम लेबर इनकी वजह से ये टाइम ज़्यादा लग सकता है. तो मैं उसे कहता हूँ जी कि अच्छा कितना टाइम लग सकता है, तो 30 की डे के बजाय वो कहता है 40 डेज़. और मैं कहता हूँ कम से कम कितने दिनों में कंप्लीट कर दोगे, तो वो कहता है 25 डेज़. अब जो मैक्सिमम टाइम है जो उसने मुझे बताया है 40 डेज़, यही बात जो है ना बिग ओ नोटेशंस में हम वो इसे डिस्कस कर रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द टाइम एन एल्गोरिथम विल टेक टू कंप्लीट एज द इनपुट साइज ग्रो. कि जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो होता जाता है तो जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होगा उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, अपर बाउंड में ये टाइम है. दिस नोटेशन हेल्प इन comparing the efficiently of different algorithms by giving a clear picture of their performance. तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को जो है हम वो कंपेयर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. तो अब बिग ओ जो नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन अब काम कैसे करता है जी, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं जी. बिग ओ नोटेशन uses symbol to describe how the runtime of an algorithm changes with the size of the input. कि जैसे जैसे इनपुट का साइज़ चेंज होता जाएगा उसमें एल्गोरिदम का जो टाइम है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है. और सबसे पहले है जी O1 कांस्टेंट टाइम. O1 कांस्टेंट टाइम, द रन टाइम रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज़. अब हमने एक ग्राफ के साथ भी और एक एग्जांपल भी इसमें देखते हैं जी कि ये कैसे मुमकिन है जी कि इनपुट के ऊपर डिपेंड जो है ना वो टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है. तो एग्जांपल एक छोटी सी लिखते हैं, फिर इसमें हमें जो है ना वो पता चलेगा जी कि O1 जो है बिग ओ में इसका वो क्या मतलब है. ऐसा एल्गोरिदम जिसमें इनपुट का साइज़ कुछ भी हो वक्त हमेशा एक जैसा लगेगा, यानी टाइम एक ही लगेगा एल्गोरिदम में, इनपुट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, यानी प्रोग्राम को चलने में टाइम कुछ ज़्यादा या कम नहीं होता. एग्जांपल हम लेते हैं जी कि फ़र्ज़ करें कि एक अरे है जिसमें लिखा हुआ है कि ए इज़ इक्वल टू जो है ना उसकी वैल्यूज़ हैं वो क्या है जी, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है. अब हमने ये करना है जी कि इस अरे में जो वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. अब हमने a इंटू ज़ीरो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो इसने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है ठीक है इस अरे की, इस वैल्यू को इसने क्या करना है, फाइंड आउट करना है a इंटू ज़ीरो को, कि ये पहली वैल्यू है, इसको इसने फाइंड आउट करना है. तो ये डायरेक्टली पहले उसी के ऊपर जाएगा और उसे फ़ौरन निकाल के हमेशा ले आएगा और एक जैसे टाइम होगा. और इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ जी कि आपके घर में कबर्ड है जिसमें आपने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं. आपको पता है कि आपने अपनी वॉच जो है या कीज़ जो है ना ये इस कबर्ड के पहले दराज में रखी हुई हैं. अब जब भी आप आते हैं आपने कबर्ड को ओपन करना है और उसका फर्स्ट जो ड्राज है उसे ओपन करके अपनी घड़ी जो है ना वो निकाल लेते हैं. तो एक जैसा ही टाइम चाहिए. अब उस दराज को ओपन करने में जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या है जी, वो O इंटू 1 की एग्जाम्पल है जी. O इंटू एन में क्या होगा,
O/N में होगा जी कि तमाम उस अलमारी के जो हैं ड्राज आप ओपन करें, उन्हें सर्च करें और फिर अपनी जो है ना घड़ी अगर आपने सर्च करनी है या कोई और चीज़ करनी है तो उसे आप वो करेंगे तो वो आपको O/N की एग्जांपल मिल जाए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि O टाइम क्या है जी, वक्त सीधा सीधा इनपुट के साइज़ पर बढ़ता है। मिसाल एक लिस्ट में सब एलिमेंट को सर्च करना, तमाम स्टूडेंट्स को सर्च करना, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। Quadratic time. The runtime increases with the square of the input size. For instance, consider a scenario where n students in a college are paired for a group programming competition, and we want to compare the performance of each pair. अब देखें जी कि हमने ये किया है जी कि कोई 10 स्टूडेंट हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके में से दो दो के पेयर बनाए और हमने उनके दरमियान में वो कंपटीशन रखा है। तो अब ये कंपटीशन जब रखा है तो उन स्टूडेंट्स ने एक लूप के थ्रू बार बार उन्होंने जो है ना बाकियों के साथ भी कंपेयर करना है। तो इसको मैं एक आसान एग्जांपल के थ्रू आपको जो है ना वो टीच करता हूँ जी। पहले O/N² जो है ना द क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि अगर इनपुट का साइज़ n हो तो अलगोरिथम को चलने में तकरीबन n स्टेप्स लगते हैं। यानी जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज़ करेगा, बड़ा हो जाएगा, वक्त स्क्वायर के हिसाब से भी बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करें कि एक लिस्ट के हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, जैसे ये हमने स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली है। तो क्या होगा कि पहला लूप n बार चलेगा, हर बार के अंदर दूसरा लूप भी n बार चलेगा, यानी कुल तादाद n स्क्वायर स्टेप्स हो जाएंगे। और अगर लिस्ट में 4 नंबर हो तो 16 बार चलेगा। और अगर 100 नंबर्स हैं तो क्या होगा जी, 10,000 बार चलेगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बड़ी आसान सी, उसके थ्रू आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगी कि अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो तकरीबन 25 बार हम ये कहेंगे कि इस बच्चे ने दूसरे के साथ हाथ मिलाना है या कंपेयर करें, दोनों की कॉपियों को कंपेयर करें या दोनों को दरमियान में कंपटीशन कराना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो अगर 5 बच्चे हैं तो तकरीबन 25 बार उसे जो है ना हाथ मिलाना पड़ेगा। और अगर 30 बच्चे होंगे तो तकरीबन 900 टाइम जो है ना ये हाथ मिलाना होगा, अगर हम उन्हें कहते हैं कि आपस में हाथ मिलाना है। तो जैसे जैसे बच्चों की तादाद n बढ़ेगी, हाथ मिलाने की तादाद n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया जी, क्वाड्रेटिक टाइम हो गया। तो ये ग्राफ में भी हम इसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक को O/N² को। Logarithmic time. The runtime grows means it increase very slowly relative to the input size. इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है जी कि जैसे जैसे आपने ये करना है कि इनपुट को बढ़ाना है, वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं जी कि फॉर एग्जांपल आपने ये करना है जी कि फ़ोन की डायरेक्टरी है, इसमें से आपने अपने किसी दोस्त का नाम उसमें से सर्च करना है, अली का नाम आपने ढूंढना है। तो आप शुरू में से एक एक सफ़ा जो है अगर वो देखते हैं तो ये O/N की एग्जांपल है, जो अलमारी की भी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि तमाम को बार बार वो किया जाए। तो O/N में एक एक को वो करता है जी। तो अब O/log_N में क्या होगा कि हम इसे डिवाइड में से हाफ करेंगे और हम ये देखेंगे जी कि अब अल्फ़ाबेटिकली ए किस साइड पे आ रहा है, और फिर उसे हाफ करने के बाद दोबारा वो देखेंगे कि ये किस साइड पे आ रहा है। तो इस तरीके से हाफ हाफ करने से हमें क्या होता जाएगा कि बार बार आधा जो है ना हाफ करते जाएं, तो वक्त भी क्या होगा जी, बहुत कम लगता है और ऑटोमेटिकली हम उसकी सर्चिंग की तरफ चले जाते हैं। कि बस नंबर्स की एक लिस्ट है, 1 से लेके 500 तक हैं नंबर्स हैं, और हमने इनमें से फाइंड आउट करना है 1 1 1। अब 1 1 1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इसे डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये आ गया हमारे पास 250। हम इसे सर्च करेंगे कि ये 1 1 250 से कम है, तो दोबारा हम इसका 250 का डिवीजन कर लेंगे कि 1 2 5। अब 1 2 5 से भी ये कम है,
तो दोबारा इसका वो डिवीजन करने के बाद ये वाला प्रोसेस हमारा जो है ना वो चलता रहेगा अनलेस कि हम इस नंबर तक वो पहुंच नहीं जाते। तो क्योंकि ये पैरेलल चल रहा होता है इसलिए सर्चिंग का जो टाइम है वो लॉग के हवाले से जो बनता है वो एक कर्व किस में जाने के बाद वो क्या करेगा कि उसमें टाइम का वो जो है वो फैक्टर बहुत कम इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा ओ लॉग एन। Space complexity. Space complexity means how the amount of memory or space an algorithm use changes as the size of input data increases. It helps us understand how efficiently an algorithm use memory when handling large data sets. अब वो कहता है कि कोई बड़ी डेटाबेस है या आपने उसे यूज़ करना है तो मेमोरी के अंदर जो है वो कितनी देर लगेगी। अब इसकी एग्जांपल ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको ये बताई है कि देखें आपने जो ये एल्गोरिदम्स हम बना रहे हैं ये हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं। यही एल्गोरिदम अगर एक बनाने के बाद अगर आप किसी एक मशीन पे उसे चलाएं और उसमें विंडोज़ 10 है और फिर इसी प्रोग्राम को दूसरी पे चलाएं जिसमें विंडोज़ जो है वो हमारे पास पुरानी है, विंडोज़ 95 है, तो प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसके जो टाइम है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। और जो मेमोरी वो करेगा वो उसके वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं इसकी, अगर मेमोरी के अंदर वो कितने वेरिएबल्स हैं, कितना उसमें एल्गोरिदम में वेरिएबल्स की टाइप्स क्या है, तो ये मेमोरी का साइज़ वगैरह सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ़ एन एल्गोरिदम नीड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन इट्स स्पेस complexity tells us how much memory will be required as the volume of नंबर्स इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे वो वॉल्यूम जो है ना नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे मेमोरी भी हमें क्या होती जाएगी, ज़्यादा चाहिए होगी। हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या है जी, इसे कैसे यूज़ करते हैं। बाइनरी सर्च इज़ अ सर्च एल्गोरिदम दैट लोकेट्स अ टारगेट वैल्यू इन अ सॉर्टेड अरे। सॉर्टेड अरे में इसने वो करना है, ऑपरेट करना है, कैसे करना है, इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हम बाइनरी सर्च को जानते हैं कि ये किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। बाइनरी सर्च में डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, हर कदम पर सर्च आधी रह जाती है, इसलिए लीनियर सर्च से तेज़ और बेहतर है। एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसे आप आसानी के साथ जो है ना वो समझ लेंगे कि एक डिक्शनरी है, उसमें से कोई वर्ड हमने फाइंड आउट करना है जी, तो डिक्शनरी को दरमियान से मैं डिवाइड कर लूँगा, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो है ना 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैंने जो स्टूडेंट हैं जी, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है उसे फाइंड आउट करना है, वो एक मखसूस 1 2 3 रोल नंबर के हिसाब से खड़े हैं जी, तो मैंने 45 को फाइंड आउट करना है। तो मैं उन्हें ये कहूँगा जी कि पहले 2 पे क्या कर दें, डिवाइड। तो जैसे ही 1 से लेके 100 तक होंगे 2 पे डिवाइड होगा 50। मैं फिर ये देखूँगा कि ये 1 से लेके 50 में ये आ रहा है या 50 से लेके 100 में आ रहा है जी, तो जहाँ पे आ रहा होगा उसका मैं डिवीजन कर दूँगा। तो ये 1 से लेके 50 में आ रहा है तो ये वाला पोर्शन आ गया मेरे पास, ये वाला पोर्शन जो है ना सेपरेट हो गया है। तो इसी तरीके से ये हाफ हाफ करने से हम अपने रिज़ल्ट तक जो है वो पहुंच जाते होते हैं। ये है हमारे पास बाइनरी सर्च। वो देख लेते हैं जी एल्गोरिदम क्या होता है जी, कि आपने नंबर को जो है ना एग्ज़ाम करना है सेंटर से लिस्ट के साथ, चेक वेदर दिस मिडल नंबर इक्वल टू 1 वी आर लुकिंग फॉर। वही जो मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेके 100 तक करें, 45 को करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इफ़ नंबर मैच वी लोकेट द करेक्ट नंबर, अब उस नंबर को वेरीफाई करना है, अगर वो नहीं हो रहा है तो ये इसी को हमने क्या करना है, स्टेप को जो है ना वो दोबारा वो करना है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है बाइनरी सर्च का। अब इस बाइनरी सर्च में हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट। The binary search algorithm has a time complexity of big O log n। अब ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे हम थोड़ा सा देखते हैं कि रीज़न क्या है इसे बिग ओ लॉग एन की। रीज़न उसकी ये है कि ये डिवाइड बाय 2 हो जाती है और आधी सर्च आपकी एक हाफ पे और आधी सर्च आपकी दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसलिए ये जो है ये क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तलाश जो है ना वो 50% होती जाती है जी, जो आपने सर्च करना होता है एलिमेंट। तो
अब आधी सर्च तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी साइड से आउट हो, तो ये फर्स्ट स्टेप के बाद ये हो जाएगी, सेकंड स्टेप के बाद जो है ना n/4 हो जाएगी, और थर्ड स्टेप आपका ये हो जाएगा जी। उसी तरीके से कि बुक को हमने वो किया है जी, डायरेक्टरी को फर्स्ट टाइम 1/2, फिर एक हाफ निकल गया है हमारा, दूसरे को दोबारा हमने वो किया तो वो 1/4, 1/8, ये सेम प्रोसेस इसी तरीके से वो चलता रहता है जी। और बिग ओ इंटू लॉग एन को बड़ी डिटेल के साथ हम जो है ना इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जी। ओ लॉग एन में क्या है जी, क्योंकि हर स्टेप पर सर्च आधी हो जाती है, मिसाल के तौर पर नासिर की तादाद अगर 32 है तो 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, यानी सिर्फ 5 स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल। द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन। रीज़न क्या है इसकी, क्योंकि ये स्टैक में जो है ये बनती है जी, क्या उसे कहते हैं आपकी रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्यों बनती है, वो बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट कर रही है जी। और रिकर्सिव की हमने एक एग्जांपल फैक्टोरियल भी देखी है कि जिसमें वही फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी वो सर्चिंग आपकी क्या है जी, डिवाइड होके बार बार वही प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हैं जी। और वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, log 2 n। अब लीनियर सर्च क्या होती है जी, लीनियर सर्च में ये है जी कि मैंने अगर फाइंड आउट करना है जी 1 से ले के 10 तक 7 को, तो मेरे पास पहला वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करूँगा ये 7 है, 1 के साथ कंपेयर करूँगा कि 1 जो है वो इक्वल टू है 7 के, तो ये रॉन्ग होगा। फिर मैं सेकंड एलिमेंट पे 2 पे जाऊँगा, इक्वलेंट है नहीं है, चलते चलते मैं जाऊँगा 7 इज़ इक्वल टू 7, तो ये मेरे पास करेक्ट होगा। तो ये मेरे पास क्या थी, लीनियर सर्च थी। अब लीनियर सर्च में मैंने क्या किया है, एक एक वेरिएबल को एक एक एलिमेंट के साथ हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो ये इसका एल्गोरिथम है जो ऑलरेडी आपको एल्गोरिथम हमने बड़ी दफ़ा डिफ़ाइन किया है। अब इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है जी, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें द लीनियर सर्च हैज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी big O into n because the requirement number of the operation increases linearly with the size of the input। ये कह रहे हैं जी कि क्योंकि लीनियर में ये है कि आपका पहला एलिमेंट अगर मिल गया वेल एंड गुड, अदरवाइज टाइम इंक्रीज हो रहा है जी। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो पूरा डाटा हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्योंकि बदतरीन सूरत ये हो सकती है जी कि आपने ये 1 को के बजाय अगर ये 9 था या 10 था तो 1/10 में मैंने करना था, तो ये लास्ट में मिले, तो ये क्या थी सूरत हाल, ये बेस्ट नहीं थी जी। तो लीनियर सर्च में हमने क्या किया, एक एक कंपेयर किया उसके साथ, एलिमेंट के साथ अपने वेरिएबल। तो ये हमारे पास ओ बिग O इंटू एन है जी। अब लीनियर सर्च में जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O इंटू 1 है। क्यों बिग O इंटू 1 है, क्योंकि इसने चंद एक वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है और उन्हीं को इसने क्या करना है, मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। क्योंकि कोई ये इजाफी डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ चंद वेरिएबल्स को इस्तेमाल करता है, इसलिए बिग O इंटू 1 है। केस स्टडी के तौर पे जी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसमें वॉवल्स को हमने काउंट करना है कि कितने वॉवल्स हैं। तो ये हमारा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये एल्गोरिथम हमने इसका यहाँ पे लिख दिया है। अब इस केस को केस स्टडी के तौर पर हम लेते हैं कि करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी तीनों को समझते हैं जी कि इस स्ट्रिंग के हवाले से जो है वॉवल्स को हमने फाइंड आउट करना है जी। एल्गोरिथम हमने लिख दिया है। एल्गोरिथम के बाद हम नेक्स्ट जो है ना करेक्टनेस को देखते हैं जी। करेक्टनेस का मतलब है कि सही नतीजा दे, हर मुमकिन में जो है ना वो आउटपुट हमें जो है ना वो करेक्ट दे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोग्राम के तमाम वावल्स को सही तरह पहचानने के लिए A, E, I, O, U को लोअर केस में, अपर केस में वो चेक करे, करेक्टर को एक बार चेक करे, हर करेक्टर की स्ट्रिंग पर काम करे कि जैसे स्ट्रिंग जो है ना वो एम्प्टी तो नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, अपर केस में है, लोअर में है, मिक्स है। मिसाल के तौर पे हमने लिखा है जी वर्ड हेलो, HELLO, हेलो का वर्ड लिखा है। तो आउटपुट में इसे O और E जो है ये हमें देना चाहिए। तो फिर हम ये कहेंगे कि इसकी करेक्टनेस जो है वो क्या हुई है, अचीव हुई है। तो करेक्टनेस का जो क्राइटेरिया है उसे फिर इसने फुलफिल किया है। अगर इसी तरीके से वर्ड को हम जो है ना चेंज कर दें, कॉलेजेस कर दें, DAGC कर दें, तो जो नंबर ऑफ वॉवल्स हैं उसे करेक्ट फॉर्म में हमें क्या देनी चाहिए, आउटपुट देनी चाहिए।
नेक्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि जो कोड लिखा जाए वो आसान है और समझने के काबिल हो, ईजीली रीडेबल हो, आसानी के साथ मीनिंगफुल वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाए और छोटा और वाज़िया कोड हो जी। उसमें अगर जहाँ पे ज़रूरत हो कमेंट्स की, वहाँ पे कमेंट दिए दिए जाएं, जहाँ पे लॉजिक है वहाँ पे लॉजिक को इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज़ जो है ना जहाँ पे फंक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाए, ताकि कोड आसान भी हो और इजीली जो है ना क्या हो जाए, रीडेबल हो जाए। तो ये उसका था, आसान फहम में जो समझना है उस कोड को, एक आम शख्स भी जो है ना उसे समझ सके, ये उसकी क्या होगी, क्लैरिटी होगी जी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होगी, बिग ओ इंटू एन होगी, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ इंटू वन होगी एज ओनली वन काउंटर वेरिएबल इज यूज्ड। अब इसे हम थोड़ा सा और एलिब्रेट कर लेते हैं। अब क्योंकि वावल्स हैं उन्हें हर करेक्टर को सिर्फ एक बार चेक करते हैं, तो ये बिग ओ इंटू एन है। एन जो है वो स्ट्रिंग की लंबाई है। इस मसले के लिए हम ज़्यादा एफिशिएंट हैं क्योंकि इससे बेहतर मुमकिन नहीं है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी में क्या होगा कि कोई एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या होगा, वो बिग ओ इंटू वन होगा। अब करेक्टनेस को अगर हम चेक करें और इसे इसके म्यार के ऊपर देखें कि वो सही और काबिल एतमाद आउटपुट दे, यानी जो वावल्स हैं वो प्रॉपर इसके आने चाहिए, तमाम वावल्स को डिटेक्ट करना, हर करेक्टर को चेक करना, इसकी करेक्टनेस हो जाएगी। क्लैरिटी में क्या होगा कि कोड आसान हो, समझने वाला हो, रीडेबल हो, वाजिया रीडेबल हो, नेम वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो मुकम्मल तौर पे लिखे गए, ताकि कोई भी किसी वक्त भी जो है ना वो इन्हें आसानी के साथ समझ सके। एफिशिएंसी में क्या होगा, तेज़ और कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर आउटपुट दे, और ये क्या करे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो काम करे। वो टाइम, वो इस केस में हमने क्या देखा है, बिग ओ इंटू एन है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ओ इंटू वन है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है जी, और ये चैप्टर भी एंड हो गया है।